ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ हर इंसान के सिर पर एक ट्यूमर उगता है। और जब किसी के भावनाएं काबू से बाहर हो जाती हैं तो वह ट्यूमर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस डरावनी सच्चाई से बचने के लिए चोंगमो ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी भावनाओं को दबाकर बिताई। दूसरों की पागलपन भरी हरकतें सहते हुए भी उसने कभी अपना आपा नहीं खोया। लेकिन आज कुछ बदल गया, और वो बदलाव एक लड़की की वजह से आया। आज पहली बार चोंगमो ने एक अलग नतीजा देखा। जब डायरेक्टर जियांग की भावनाएं फूटीं और उसका ट्यूमर फटा, वो मरा नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस में बदल गया। और इस भयानक सच्चाई की ओर सबसे पहले ध्यान उसी लड़की ने दिलाया जो अब तक सबसे शांत और समझदार लगती थी, लेकिन असल में वह सबसे ज्यादा संक्रमित थी। ये सब तब शुरू हुआ जब जोंगमो सिर्फ 23 साल का था। उसने पहली बार अपनी माँ के सिर पर ट्यूमर देखा। उसे लगा कि ये उसका वहम है, पिता की मौत के बाद सदमे का असर। लेकिन जैसे जैसे उसकी माँ का गुस्सा बढ़ता गया, वैसे वैसे वह ट्यूमर भी बढ़ता गया। और फिर एक दिन वह फट गया। माँ की मौत हो गई। सालों बाद जाकर चोंगमो को पता चला कि ये एक बीमारी है, इमोशन सिकनेस। तभी से उसने खुद से वादा किया कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन आज उस लड़की के एक ही वाक्य ने उसकी दुनिया हिला दी, क्योंकि पहली बार उसे अपनी माँ की मौत का सच्चा कारण पता चला। ये सब एक पार्टी में हुआ, स्काईबाउंड स्टूडियोज के आर्ट डिपार्टमेंट की एक पार्टी में। डायरेक्टर जियांग यानफी सिर्फ गुनगुनी शराब और बैठे हुए तरबूज पर भड़क गया। उसने अपनी असिस्टेंट रूजिंग पर गुस्सा निकाल दिया, लेकिन जिंग जिंग भी चुप नहीं रही। तो मत खाओ, इतनी दिक्कत है तो मर जाओ। उसके इस जवाब ने माहौल को और भड़का दिया। चुप हो जाओ सब, ये पार्टी है, जंग का मैदान नहीं। चोंगमो ने सबको शांत करने की कोशिश की। डायरेक्टर जियांग, मैं आपके लिए नया तरबूज और शराब लेकर आता हूँ। जिंग जिंग, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। लेकिन तभी जियांग ने एक वाइन की बोतल उठाई और चोंगमो के सिर पर दे मारी। सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें थम गई। पर जैसे ही चोंगमो ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, डायरेक्टर जियांग रोते हुए माफी मांगने लगा। और तब जाकर माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। पार्टी फिर से शुरू हुई, लोग हंसने लगे। और चोंगमो एक कोने में चुपचाप खड़ा था, अपने सिर से खून पोंछते हुए। वहीं पास खड़ी उसकी सहकर्मी ये, जो अक्सर उससे फ्लर्ट किया करती थी, हैरानी से बोली, इतना सब हुआ और तुम बस जाने दे रहे हो? वाकई में तुम कुछ और ही हो। चोंगमो ने हल्की मुस्कान दी। और कर भी क्या सकता हूँ? शायद इस पूरे डिपार्टमेंट में मैं ही अकेला नॉर्मल इंसान हूँ। और तुमने भी देखा है ना, असली वजह इन सब की हालत की वो ट्यूमर है जो उनके सिर पर है। तभी फिर से डायरेक्टर जियांग एक और झगड़ा शुरू कर देता है, और अब उसके सिर का ट्यूमर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, फटने ही वाला है। चोंगमो एक बार फिर हालात संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये उसे रोक देती है और कहती है, सच बताओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिए या मर जाए, है ना? चोंगमो रुकता है और फिर ठंडी आवाज में कहता है, नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई मर गया तो बहुत झंझट हो जाती है। और उसी पल डायरेक्टर जियांग का ट्यूमर फट जाता है, लेकिन वह मरता नहीं, बल्कि एक राक्षसी डरावने जीव में बदल जाता है। यह दृश्य चोंगमो की पूरी सोच को तोड़ कर रख देता है। डायरेक्टर जियांग से बहस कर रहा आदमी चिल्लाता है, क्या तुम्हें लगता है कुत्ते की तरह भौंकने से मैं डर जाऊंगा? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, और अगले ही पल उसका ऊपरी शरीर गायब हो जाता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन चोंगमो वहीं खड़ा रह जाता है, स्तब्ध। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, जियांग तो राक्षस बन गया, लेकिन मेरी माँ क्यों मर गई थी? ई ने उसकी हालत देखी और उसे खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलो। तुम जानते नहीं क्या, जब वो थैली फटती है, लोग मरते नहीं, वो बन जाते हैं इमोशन मॉन्स्टर्स, ऐसे जीव जो पूरी तरह अपनी भावनाओं से संचालित होते हैं, और इन्हीं भावनाओं के जरिए वो भयानक ताकतें हासिल करते हैं। तो फिर मेरी माँ क्यों मरी? चोंगमो ने पूछा। ये ने बस इतना कहा, रुको, जल्द ही सब समझ जाओगे। और सचमुच कुछ ही देर बाद डायरेक्टर जियांग का सिर दोबारा फटता है, लेकिन इस बार वो फिर से खड़ा नहीं हो पाता। वो जमीन पर गिर जाता है, निसंज, निर्जीव। भीड़ स्तब्ध हो जाती है। तुमने देखा, डायरेक्टर जियांग का सिर बिना किसी वजह के फट गया, किसी ने कहा। चोंगमू के माथे पर शिकन आ जाती है। रुको, क्या सच में उन्होंने कुछ नहीं देखा? यीली ने सिर हिलाया। हाँ, आम लोग कुछ नहीं देख सकते, न वो ट्रांसफॉर्मेशन, न वो राक्षस जो उसका सिर खा गया। और इसी तरह तुम्हारी माँ की भी असली मौत हुई थी। वो भी एक इमोशन मॉन्स्टर बन चुकी थी, लेकिन फिर उसे किसी और ने खा लिया। और उस किसी ने क्या किया था? चोंगमू ने पूछा। ये ने बताया, उसने तुम्हारी माँ पर एक क्रोधजनित इमोशनल वायरस छोड़ा। तुम्हारी माँ ने धीरे धीरे नियंत्रण खो दिया, मॉन्स्टर में बदल गई, और फिर उसके राक्षस ने उसे खा लिया।
वो राक्षस किसी के नियंत्रण में था और वो इंसान था लूजा, तुम्हारा बचपन का पड़ोसी। चोगमो की आंखें फैल गई। वो लूजा जो अब लैंगशायर इंटरनेशनल का वाइस प्रेसिडेंट है। ई का चेहरा सख्त हो गया। ऊपर से वो एक बिजनेस लीडर है, लेकिन असल में वो लोगों को भावनात्मक वायरस से संक्रमित करता है। फिर जब वो लोग इमोशन मॉन्स्टर बन जाते हैं तो वो उन्हें शिकार बनाता है, ताकत हासिल करने के लिए। इस पूरी पार्टी में कदम रखते ही तुम उसकी शिकार भूमि में आ गए थे, और मेरी जानकारी के मुताबिक उसकी पहली शिकार थी तुम्हारी माँ। लेकिन इतने बड़े खुलासे के बाद भी चोंगमू का चेहरा शांत बना रहता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई उबाल नहीं। उसने सिर्फ एक सवाल किया, तो वो केवल उन्हीं को निशाना बनाता है जो इमोशन मॉन्स्टर बन चुके होते हैं? यी ने पुष्टि में सिर हिलाया। तो फिर मैं सुरक्षित हूँ, चोगमो ने कहा, क्योंकि मैं हमेशा शांत रहता हूँ। मैं कभी संक्रमित नहीं हो सकता। बस तुम जा रहे हो, उसने तुम्हारी माँ को मारा और तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन चोगमो का चेहरा अब भी ठंडा था। अभी उस पर हमला करना आत्महत्या होगी, और ये सब सिर्फ शब्दों से हुआ। यीली ने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम्हारी ये खतरनाक शांति डरावनी लगती है, लेकिन एक बात पूछूं, तुम्हें किस बात का यकीन है कि तुम बीमार नहीं हो? चोंगमू वहीं थम जाता है। तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने धीरे से पूछा। यीली की आवाज ठंडी हो जाती है। मैं कह रही हूं कि असल में तुम ही सबसे ज्यादा संक्रमित हो। और उसी पल चोंगमो के सिर के ऊपर एक विशाल धड़कता हुआ ट्यूमर उभर आता है। शुरुआत से ही लूजा का असली निशाना तुम थे, जिसे वो सबसे ज्यादा बदलना चाहता है, जिसे वो सबसे ज्यादा खाना चाहता है, वो तुम हो। तभी लूजा बिल्कुल कैजुअली पास आकर चोंगमो के कंधे पर हाथ रखता है। अरे छोटू चोंग, कितने साल बाद मिल रहे हैं, देखो तो कितना बड़ा हो गया तू। चोंगमो धीरे से मुड़ता है, चेहरा बिल्कुल शांत। माफ कीजिए, शायद आपने किसी और से गलती कर ली है। लूजा हंसता है। हाँ हाँ, हमेशा से मजाक किया था। चलो थोड़ा बात करते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? वो एक पल ठहरता है और फिर कहता है, क्या तुम गुस्सा हो सकते हो? और ये कहते ही वो अचानक चोंगमो के पेट में एक जोरदार लात मारता है, जिससे चोंग कई मीटर दूर जा गिरता है। चारों तरफ के स्टाफ उसकी ओर देखने लगते हैं। क्या हुआ? क्या उसने चोंग को मारा? पता नहीं, देखा नहीं, लेकिन डायरेक्टर जियांग के बाद ये ली दौड़कर चोंगमो को उठाती है। तुम ठीक हो? लूजा ठंडे अंदाज में थूकता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, लगता है खुद की परवाह ही नहीं। और फिर एक स्नैप की आवाज के साथ पास खड़े एक सहयोगी के शरीर पर चिंगारियां नजर आने लगती हैं। पल भर में वो व्यक्ति आग की लपटों में घिर जाता है। आग, वो जल रहा है। क्या गैस लीक हो गई है? भीड़ में दहशत फैल जाती है। लूजा धीमी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हारे सहकर्मियों को जिंदा जला दिया। क्या अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? वो तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे थे ना। और हाँ, तुम सिर्फ पायलट्स के हो ना, इतने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। चाहो तो मेरी बहन से मिलवा सकता हूँ, वो अभी कॉलेज में है। या फिर अगर तुम चाहो तो मैं भी चल जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ, या नहीं? चलो दोपहर का खाना साथ में खाते हैं। चिंता मत करो, बिल मैंने दे दिया है। तुम्हारी शुरुआत जो है। पीछे वे सब सहकर्मी जिनकी जिंदगियां आग में बुझ चुकी थीं, मरते मरते सिर्फ एक नाम पुकारते रहे, छोंगमो। सब राख हो चुके थे, लेकिन लूजा की नजरों में ये सब तो बस चींटियां थीं जिन्हें कुचल दिया गया। अब सब राख हो चुके हैं, और तुम अभी भी शांत हो। तुम वाकई में कुछ अलग हो। पर मुझसे झूठ मत बोलो, मैं देख सकता हूँ। तुम्हारा गुस्से वाला ट्यूमर अब फूल रहा है। कोई बात नहीं, वक्त लो, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं। मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। अब देखता हूँ कितना समय लेगा तुम्हारे शांत दिखने की ये एक्टिंग टूटने में। चोंगमो जानता था, गहराई में वह कभी उतना शांत नहीं था जितना दिखता था। वो रोज महसूस करता था उस गुस्से को, चाहे वो उसके मूडी सहकर्मी हों या अजनबी जो उसे उलझने आते थे। हर बार उसका मन करता था उन्हें चीर कर फेंक देने का, लेकिन वह कभी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वो जानता था उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जानबूझकर नहीं थीं। उनकी आंखों में जो पछतावा, जो शर्म होती थी, वो हमेशा उसे उसकी माँ की याद दिला देती थी। उसकी माँ की छवि वो रोती हुई, हर बार माफी मांगती हुई, हर बार अपना नियंत्रण खोती, भावनाओं में डूबती और फिर अंत में बस पछतावे में डूब जाती। यही वजह थी कि चोंगमो ने खुद को जंजीरों में बांध रखा था। हर पल खुद से दोहराता रहा, शांत रहो, तर्कशील बनो, यही रास्ता है, यही तरीका है जिंदा रहने का। लेकिन अब कोई वजह बची थी तर्कशील बने रहने की? क्यों ना सब छोड़ दे, राक्षस बन जाए, लूजा को टुकड़े टुकड़े कर दे, और अपनी माँ, अपने दोस्तों का बदला ले। क्या वाकई अब उसके पास कुछ बचा था खोने को? लेकिन फिर भी क्यों, क्यों अब भी वो खुद को रोक रहा था? क्यों अब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ?
यीली की आंखें चौंक कर फैल जाती हैं। तुम बदलना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मारे जाओगे, और नहीं बदला तो क्या बचूंगा? चौंक मुस्कुराता है। तो फिर सब खो ही रहा हूँ, कम से कम मरते हुए तो लड़ूं। यीली चुप हो जाती है। उसकी आवाज़ भारी और टूटी हुई लगती है। सुनना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है, अब तुम ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते। लूजा दूर से चिढ़ते हुए देख रहा था। सच में? अब भी खुद से बातें कर रहा है? क्या कर रहा है ये? खुद को समझा रहा है। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ इसे असली सबक। लेकिन तभी उसके शब्द चोंगमो के मन में कुछ छेड़ जाते हैं। खुद से बातें करना। रुको, क्या ये सब आत्मवार्ता थी? अगले ही पल यीली की आकृति झिलमिलाने लगती है। उसकी उपस्थिति धीमे धीमे धुंधली हो जाती है और टूटने लगती है। शुरुआत से ही तुम ही अकेले थे जो मुझे देख सकते थे। चोंगमो की सोच दौड़ने लगती है। तो क्या वो कभी असली थी ही नहीं? तो फिर ये सब मेरे अंदर से ही आ रहा था? लेकिन सोचने से पहले ही लूजा का हमला आग बनकर उसके सामने आता है और लूजा तितक जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। चोंगमो के भीतर यीली की आवाज़ गूंजती है। तुम पहले ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि जिस पल तुमने मुझे देखा उसी पल तुम संक्रमित हो चुके थे मुझसे और बन चुके थे तर्कशीलता का इमोशन मॉन्स्टर। लूजा की आंखें चपकती हैं और उसके सामने खड़ा था वो प्राणी, भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ, जिसका चेहरा एक गहरा काला शून्य था। ये क्या ही चीज? ये था चोंगमो का इमोशन मॉन्स्टर। चोंगमो भी स्तब्ध खड़ा था। तो ये मैं हूँ। तर्कशीलता भी एक भावना मानी जाती है, और अगर मैं पहले ही बदल चुका था तो अब तक मैं इसे देख क्यों नहीं पाया? और ये ली जिसे मैं एक सहकर्मी समझता रहा, असल में वही थी जिसने मुझे बदला। तो फिर वो कौन है? जैसे उसने चोंगमो के विचार पढ़ लिए हों, येली की आवाज़ फिर आई। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सवाल हैं, लेकिन अभी जवाब देने का समय नहीं है। बस इतना जान लो, तर्कशीलता सबसे अनोखी भावना है। यह हर दूसरी भावना को दबा सकती है, यहाँ तक कि लूजा के क्रोध को भी। और जहाँ तक बात है तुम्हारे मॉन्स्टर को न देख पाने की, तो वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में इंसान सिर्फ वही देख सकता है जिसका उसे एहसास होता है। लूजा का चेहरा डर से सख्त हो जाता है। नहीं, ये गलत हो रहा है। उसका मॉन्स्टर उससे चिपका हुआ नहीं है, वो दूर खड़ा है। इसका मतलब है वो उसका गुलाम नहीं है। वो भी मेरी तरह एक इमोटिव एंटिटी बन चुका है जो अपने मॉन्स्टर को नियंत्रित करता है। लेकिन इतना मत इतराओ, लूजा चिल्लाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा अभी अभी जागा मॉन्स्टर मुझसे लड़ सकेगा? गुस्से में लूजा एक जलता हुआ फायरबॉल चोंगमो की ओर फेंकता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर फैल जाती हैं, क्योंकि आग का गोला सीधा होकर चोंगमो के आर पार निकल जाता है। चोंगमो का चेहरा अब भी उलझन से भरा था, लेकिन यीली ने तुरंत समझाया, तुम अभी अपने इमोशन मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो असल दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। वो अभी बस एक प्रोजेक्शन है, यहाँ सच में मौजूद नहीं, सिर्फ तुम्हारे माइंडस्केप में है। लूजा की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अचानक सब समझ आने लगा। तो ये अभी भी सिर्फ तेरे दिमाग के अंदर फंसा हुआ है, तू अभी इससे पूरी तरह जुड़ा ही नहीं है। तू मरा हुआ है चोंगमो। एक और गुर्राहट के साथ लूजा ने एक दूसरा फायरबॉल फेंका, पर यह अलग था। हवा में घूमते हुए वह एक जलते हुए जानवर में बदल गया, जो सीधे चोंगमो के सिर पर झपटा। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। चाहे वो आग का जानवर जितना भी जोर से काटे, वो चोंगमो की खोपड़ी में एक खरोंच तक नहीं डाल सका। येली एक और से शांत स्वर में बोल उठी, क्योंकि तुमने अपने गुस्से को इतने सालों तक दबा रखा। तुम्हारी तर्कशीलता ने क्रोध के खिलाफ असाधारण प्रतिरोध बना लिया है। ऐसे हमले अब तुम्हारे लिए बस एक गुदगुदी जैसे हैं। अब लूजा घबरा गया था। घमंडी हरामी, मुझसे इतना मत इतराना, वो चिल्लाया। फिर उसने उस आग के जानवर को हवा में घुमा दिया, जो चोंगमो को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर ले गया। चोंगमो की सोच तेजी से दौड़ने लगी। उसके हमले मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं अभी भी अपने मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब मैं सिर्फ डिफेंस में हूँ। सोल्यूशन आसान है, अपने इमोशन मॉन्स्टर से थोड़ी ताकत उधार ले लो। और अगले ही पल लूजा की हैरान निगाहों के सामने चोंगमो ने रैशनलिटी की एक ब्लास्ट छोड़ दी, जिससे वह जलता हुआ जानवर हजारों चिंगारियों में फट गया। लूजा जमीन पर गिर पड़ा जोर से, और चोंगमो बिल्कुल सहजता से लैंड हुआ, बिल्कुल भी घायल नहीं। उसके हाथ में था एक टुकड़ा उसके तर्कशील इमोशन मॉन्स्टर की शक्ति का, तेज, स्थिर और घातक। अब लूजा पूरी तरह से घबराया हुआ था। अब समझ आया, उसने अपने इमोशन मॉन्स्टर से ताकत उधार ली। पर यह कैसे हो सकता है? सिर्फ 2 उंगलियों से उसने मेरे मॉन्स्टर को चकनाचूर कर दिया। नहीं, वो अभी अभी इमोशनल एंटिटी बना है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भागना होगा। अगर मैं बस इस बोट से उतर जाऊं, भाग सकता हूं। लेकिन चोंगमो उसे भागने देने के मूड में नहीं था।
अगले ही पल वो सीधा लूजा की ओर गोली की तरह दौड़ा। फिर एक सवाल चोंगमो के मन में आया, रुको, क्या मैंने उसके इमोशन मॉन्स्टर को नष्ट कर दिया था? तो फिर वो अब भी आके हमले कैसे कर रहा है? येली शांत स्वर में बोली, इमोशन मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से नहीं मरते। वो बस फिलहाल इस दुनिया से गायब हो जाते हैं, ना कि पूरी तरह नष्ट। तब तक पीछा करते करते वो बाहर डेक पर पहुंच गए। अब जाकर चोंगमो को एहसास हुआ कि वे एक विशाल लग्जरी क्रूज शिप पर थे, दुनिया प्रसिद्ध सी एम्परर पर। और उसी क्षण सी एम्परर डोंगहाई सिटी के किनारों से गुजर रहा था। येली ने तुरंत हिचकाया, एक इमोशनल एंटिटी का पीछा इस क्रूज पर करना बहुत खतरनाक है। पब्लिक जानकारी के मुताबिक सी एम्परर एक वर्ल्ड फेमस क्रूज लाइनर है। ये पूरी दुनिया में सफर करता है और अभी ये डोंगहाई के तट पर रुका है, जहाँ का पानी तेल हादसे के बाद काला पड़ चुका है। अब सिर्फ गिनी चुनी नावों को वहां एंट्री मिलती है और सी एम्परर उनमें से एक है। स्काईबाउंड ग्रुप ने भी तो कुछ कम नहीं किया, अपने आर्ट डिपार्टमेंट की पार्टी इस जहाज पर रखी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह जहाज सिर्फ एक रिसोर्ट नहीं है। ये इमोशनल एंटिटीज द्वारा चलाया जाता है। वे यहीं रहते हैं, यहीं व्यापार करते हैं और यही इंसानों का शिकार भी करते हैं। तो अगर तुमने यहाँ किसी इमोशनल बॉडी पर हमला किया तो नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। सी एम्परर जहाज के मालिकों से टकराना मतलब खुद अपनी कब्र खोदना है, और लूजा, वो तो उनका वीआईपी एलाइट है। इस जहाज की सिक्योरिटी कितनी पावरफुल है, बस इतना समझ लो, अगर गलत इंसान ने उंगली भी उठा दी तो तुम मरे समझो। इस चेतावनी के बाद चोंगमो की आंखों में एक नई चमक उभरी। वो गोली की तरह लुजा की ओर झपट पड़ा, पूरे गुस्से और ताकत के साथ। वीआईपी लॉन्ज के अंदर कुछ खास मेहमान एक अजीब और भयावह कलाकृति की तारीफ कर रहे थे। विक्टर ली वाइल्ड फ्रंटियर कंसोर्शियम से एक लड़की की असली हड्डियों से बनी मूर्ति के सामने खड़ा था। इसे कहते हैं सैड गर्ल। मरने के बाद उसकी त्वचा उतार दी गई थी और कंकाल को इस तरह तराशा गया कि वो मानो हंस रही हो। विक्टर ने कहा, और ये कोई नकल नहीं, ये असली लड़की है। वो एक प्रधानमंत्री की बेटी थी। ये मेरी ओर से सी एम्पर के लिए उपहार है। कैप्टन लू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टालिक मार्केट जीतने की खुशी में प्रधानमंत्री की बेटी भेजना क्रूर लेकिन प्रभावशाली है। अन्ना क्रिस अगली क्लिंग सर्वाइव क्लब सिगरेट का कश लेते हुए बोली, सुना था प्रधानमंत्री सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन यह तरीका वाकई अनोखा है। सोंग हुई डाशिया की शक्तिशाली सोंग फैमिली की दूसरी बेटी बोली, जो भी कहो, यह है असली कलात्मक स्वाद। ऐसी कला बनने के लिए लड़की को गर्व महसूस करना चाहिए। जियुयन ब्लैक चैन कल्ट का पादरी हंसते हुए बोला, अब डाशिया को भी टारगेट कर रहे हो? विक्टर ली ने कंधे उचका दिए, बिजनेस है, या तो बदलो या मिट जाओ। तभी एक आवाज गूंजी, सर, लूजा ने स्काईबाउंड ग्रुप के डायरेक्टर को मार डाला है, लेकिन दूसरी बार वो शिकार पर ज्यादा भरोसा कर बैठा और अब वही शिकार उसे अधमरा कर चुका है। सोंगहुई ने तिरस्कार से कहा, बेकार इंसान। अगर उसका संबंध उस विशिष्ट शख्सियत से न होता तो क्या उसे शिकार करने दिया जाता? विक्टर ली ने पूछा, ये विशिष्ट शख्सियत है कौन? सोंगहुई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सहयोग बनाए रखने के लिए बेहतर होगा कि आप ज्यादा सवाल न करें। कैप्टन लू यांग ने आदेश दिया, जो लूजा को हराने वाला है उसे खत्म कर दो, लेकिन लूजा को अभी मरने मत दो। डेक को लॉक कर दो और किसी भी इमोशनल एंटिटी को पास ना आने दो। डेक पर वापस लूजा खून से सना अधमरा पड़ा था और चोंगमो अंतिम वार करने ही वाला था। तभी लूजा चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? इस जहाज पर मुझे मारोगे? रुको, मैं गलत था, माफ कर दो, मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन चोंगमो की चाल नहीं रुकी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। लूजा चिल्लाया, तुम्हारी माँ। मुझे पता है असली कातिल कौन है। अगर मुझे मार दोगे तो कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी। उसने सोचा चोंगमो रुक जाएगा, लेकिन पल भर में चोंगमो का पंजा उसके हाथ में धंस गया। क्या तूने मेरी माँ को मारा था? चोंगमो ने गुस्से से दहाड़ा। नहीं, नहीं, बात वैसी नहीं है। पुराने स्ट्रीट में जहां तुम रहते थे वहां एक इमोशनल एंटिटी रहता था, एक बूढ़े आदमी की शक्ल में। सब उसे साधारण समझते थे, लेकिन वो पूरे मोहल्ले से निराशा इकट्ठा कर रहा था। तुम्हारी माँ ने उसका विरोध किया और इसलिए उसे मारा गया। वो चुपचाप इमोशन सिकनेस फैलाता था, फिर उन लोगों का शिकार करता जो इमोशनल मॉन्स्टर्स में बदल चुके होते हैं। मैं भी उसी से संक्रमित हुआ। तभी से मैं भी एक इमोशनल एंटिटी बन गया। मगर उसने मुझे मारा नहीं। उसने मुझे कंट्रोल करना सिखाया और फिर मुझे अपना गुलाम बना लिया। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं दूसरों को भी संक्रमित करूं, उन्हें मॉन्स्टर में बदलूं। फिर वो खुद उन्हें मारता और उनकी इमोशनल एनर्जी से अपनी ताकत बढ़ाता। चोंगमो की आंखें सिकुड़ गई। वो आदमी कौन है और अब कहाँ है? लूजा पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ हाँ, वो अब कोई आम आदमी नहीं,
अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी मारे जाओगे। जैसे ही वो उसका नाम बताने वाला था, लूजा की आंखों में डर का साया छा गया। वो कांपने लगा। नहीं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। अगर मैंने बोल दिया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब चोगमो का सब्र जवाब दे गया। उसने ठंडे चेहरे के साथ अपने पंजे उठाए। अब लूजा की मौत तय थी। लेकिन तभी एक आकृति हवा में अचानक प्रकट हुई। एक बटलर, एकदम सदे हुए कपड़े, शांति से बोले, मैं आदेश देता हूँ तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर दे। अगले ही पल चोगमो का दिल रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव। बटलर ने दस्ताने ठीक किए और फिर लूजा की तरफ झुककर बोला, माफ कीजिए सर, मैं देर से पहुंचा। लूजा का कॉन्फिडेंस लौट आया। उसने चोगमो के चेहरे पर पैर मारा। क्या हुआ बे? अभी तो बड़ा हीरो बन रहा था, अब मार के दिखा। लेकिन तभी चोगमो का शरीर झटके से हिला। वो सीधे बैठ गया। लूजा डर के मारे बटलर के पीछे छिप गया। बटलर हैरान था, तू जिंदा कैसे है? येली की मदद से चोंगमो को समझ आया। बटलर ने जो कमांड दी थी वो ब्राइट टाइप इमोशन मॉन्स्टर की शक्ति थी, बेहद खतरनाक। अगर चोंगमो की इमोशनल टाइप रैशनलिटी ना होती तो वो मर चुका होता। चोंगमो हैरान, इतनी ताकत, लेकिन मुझे उसका मॉन्स्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? येली ने समझाया, जिस तरह पहले तुम अपना मॉन्स्टर नहीं देख पा रहे थे, उसी तरह उसका मॉन्स्टर भी माइंड रियल में छिपा है। जब कोई मॉन्स्टर पूरी तरह माइंड रियल में समा जाता है तो उसे पहचानना नामुमकिन होता है। अब लूजा मुस्कराया और बटलर की ओर मुड़ा। बचा है? कोई बात नहीं, अब और मजा आएगा। जानते हो क्या करना है? बटलर बोला, मैं आदेश देता हूँ, घुटनों के बल बैठ जाओ। अगले ही पल चोंगमो जमीन पर गिर पड़ा, घुटनों पर। उसका शरीर लॉक हो चुका था। ना आंखें हिल रही थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। येली धीरे से बोला, यही है प्राइड टाइप की असली ताकत। कम नुकसान वाला कमांड हो तो रोकना असंभव हो जाता है। अब लूजा चोंगमो के पास आया, उसका चेहरा थप्पड़ से लाल कर दिया और हंसते हुए बोला, क्या हुआ बे? अब कहाँ गई बदला लेने की आग? तेरी माँ? वो तो एक निचली नस्ल की औरत थी। हम इमोशन टाइप्स उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। और चूंकि तुम इतने उत्सुक हो तो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उस दिन तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था। वो दिन मैं आज भी नहीं भूला। लूजा की आंखों में खौफनाक चमक थी। उस दिन तुम्हारी माँ बिल्कुल शांत थी, कोई इमोशनल अस्थिरता नहीं। वो ग्रोसरी लेकर आई, डिनर पकाया। उसने गुस्सा करने के लिए माफी मांगने की सोची थी। टमाटर वाली बीफ स्टू, तुम्हारी फेवरेट, है ना? काश तुमने देखा होता, सारा फ्लोर खून से भरा था। सीलिंग तक खून के छींटे थे, स्टू जलकर राख हो गया था। वो सिर्फ इसलिए शिकार बनी क्योंकि उस लॉर्ड ने मजाक में कह दिया था। अगला शिकार, चलो वही सिंगल मॉम पड़ोस वाली। शुरू में मैंने मना किया था क्योंकि जब मैं गरीब था तुम्हारी माँ ने मुझे खाना खिलाया था। मगर जब मैंने उसे टूटते देखा, तुम्हें बर्बादी में जाते देखा, तो मज़ा आने लगा। किसी की ज़िंदगी कंट्रोल करने का जो एहसास होता है ना, वो नशा बन जाता है। मैं कहूँ वो मॉन्स्टर बने तो बन जाती है, मैं कहूँ वो खाना है तो वो खाना बन जाती है। ये बातें चोंगमो को अंदर तक जला गईं। उसकी आंखों में गुस्से की आग धधकने लगी। वो उठने की कोशिश करता है लूजा को चीर डालने के लिए, मगर बटलर ने फिर हाथ उठाया। चोंगमो का शरीर वहीं जम गया। फिर नया आदेश आया, मैं आदेश देता हूँ, घुटनों पर आओ, सिर झुकाओ, लूजा से माफी मांगो। और फिर से चोंगमो गिर पड़ा। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जमीन पर उसका माथा टकराया। अब लूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ये खुद फैसला करे। एक मौका दे रहा हूँ, मेरी वफादारी की कसम खा, मेरा कुत्ता बन जा, 2 बार भौंक और तू जिंदा रहेगा, वरना मौत तय है। इसी पल चोंगमो के दिमाग में येली की आवाज गूंजी, तो अब क्या करेगा तू? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद चोंगमो ने ही सवाल लौटाया, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम ही तो हो जिसने मुझे इमोशनल मॉन्स्टर बनाया। तुम्हें सब पता था, लूजा, ये जहाज, सब कुछ तुमने सब पहले से देख लिया था, है ना? उसकी आवाज़ ठंडी मगर अड़िग थी। बस एक बात बताओ, तुम वाकई चाहती क्या हो? येली हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी, उसके पीछे आकर उसे गले लगाया। तुम्हें बस एक काम करना है, मेरी ताकत को स्वीकार करो। अगले ही पल चोंगमो के अंदर से बिजली सी फूटी। लूजा हवा में उड़कर दूर जा गिरा। उसके सिर के ऊपर कुछ चमकने लगा, क्रिस्टल जैसी रचना, कुछ नया, इमोशन से भी परे। लूजा और बटलर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा चोंगमो पागल हो गया है, मगर उन्हें क्या पता था चोंगमो की चेतना एक शून्य में समा चुकी थी। ना दुख, ना खुशी, ना डर, ना उत्तेजना, कुछ नहीं बचा था। बस एक चीज बची थी, निर्दोष पूर्ण करना। उसके अंदर की इमोशनल सैक उसके सामने प्रकट हुई, ठोस, असली। और फिर वो चकनाचूर हो गई। हर टुकड़ा अंधकार में बिखर गया और उन टुकड़ों से निकली यादें, माँ के साथ बिताए सुकून भरे पल, पिता का जनाजा, माँ का टूटना, उसका चिल्लाना, बर्तन तोड़ना, फिर वो माफिया,
और उसका ठंडा निर्जीव शव, और उसके पास खड़ा वो दानव लूजा संतोष से मुस्कुराता हुआ। मगर ये यादें चोंग मो को नहीं तोड़ पाईं। नहीं, उन्होंने उसे फिर से गढ़ा। उस अंधेरे में चोंग मो ने विकास किया। वो कुछ और बन गया, पूरी तरह कुछ नया। वो खड़ा था खुद के प्रतिबिंब के सामने, एक नए अस्तित्व के रूप में। चोंग मो खुद को पहचान नहीं पाया। उसका ये रूप उसे अजनबी लग रहा था। और तभी ईली की शांत और जनानी आवाज उसके मन में गूंजी, अच्छा, तुम्हारे भीतर का क्रोध तुम्हें बांधे रखने के लिए काफी था। यही वजह है कि तुम मेरी शक्ति का उपयोग करते हुए भी अपनी पहचान बनाए रख पाए। याद रखना, जब वो पल आएगा तुम्हें अपनी तर्कशीलता छोड़नी होगी। तर्क की शक्ति को चलाने का यही एकमात्र तरीका है, वरना वो तुम्हें निगल जाएगी और तुम खुद एक ऐसा राक्षस बन जाओगे जिसे केवल तर्क नियंत्रित करता हो। अब जाओ और अपना बदला लो। जैसे ही उसकी आवाज मध्यम हुई, चोंगमो के सिर पर फैली क्रिस्टलन ग्रोथ अचानक विस्फोटित हो गई। प्रकाश के टुकड़े टूटते सितारों की तरह चारों ओर बिखरने लगे। इसके बाद नीली ज्वालाएं उसके शरीर से लहरों की तरह निकलने लगी और फिर उसी में समा गई, एक घनी कंपन पैदा करने वाली आभा में बदलते हुए। लेकिन जब लूजा ने उसकी ऊर्जा को अचानक गायब होते देखा, वह जोर से हंस पड़ा। बस इतना ही? इतनी तैयारी? और बस एक नीली सी फुंसी? क्या मजाक है? मगर बटलर उतना खुश नहीं था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हो गया था कि क्या हुआ है। उसकी शक्ति गायब नहीं हुई, वह ऊपर उठ गई है। उसकी भावनात्मक ऊर्जा इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, अब हम जैसे लोग उसे महसूस भी नहीं कर सकते। उसी वक्त सी एम्परर के वीआईपी लाउंज में मौजूद सभी शक्तिशाली लोग उस दबाव को महसूस करने लगे, एक अदृश्य लहर जैसे उन पर चढ़ गई हो। ये दबाव, ये केवल एक विश्वस्तरीय भावना इकाई का हो सकता है। विक्टर ली की आंखें सिकुड़ गई हूँ। एक और वॉलंटियर हमारे जहाज पर? मिस सॉन्ग भी बोले, हो सकता है वो लूजा को हराने वाले का कोई साथी हो, या फिर उसी आदमी को निशाना बनाने आया हो। लेकिन कैप्टन लुयांग शांत रहे, कोई चिंता नहीं। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। अगर किसी ने सी एम्परर का अपमान करने की जरूरत की, चाहे वो विश्वस्तरीय ही क्यों ना हो, जिंदा नहीं बचेगा। देख पर लूजा का चेहरा बटलर की बात सुनकर अविश्वास से भर गया। उसका स्तर हमारी समझ से परे है। क्या मजाक है? वह कमजोर सा लड़का। बटलर गंभीर स्वर में बोला, मैं भी नहीं मानना चाहता था, लेकिन यही सच है। तुम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं मुश्किल से उसे देख पा रहा हूँ। वह हमारे ऊपर है, चलता फिरता प्रलय। वही दबाव, वही उपस्थिति जो केवल उच्चतम श्रेणी के योद्धाओं में होती है। ये विश्वस्तरीय दबाव है। बटलर चिल्लाया, भागो अभी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में चोंगमू वहां था और अगले ही पल दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। ये तो बहुत आसान था, चोंगमू ने ठंडे स्वर में कहा। ईली की आवाज फिर गूंजी, हल्के मजाकिया लहजे में, शुरुआत ही सिर उड़ाकर। कुछ ज्यादा नाटकीय नहीं हो गया? चोंगमू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम सही हो। मैंने इसे अच्छे से नहीं किया, मुझे धीरे धीरे करना चाहिए था। ईली हंसी, अच्छा है, यही क्रूरता मेरी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए चाहिए। लेकिन अभी राहत मत लो, असली शो तो अब शुरू हुआ है। जैसे ही उसने कहा, नीली भावनात्मक ऊर्जा की धाराएं चोंगमो के पैरों के नीचे एक रिचुअल सर्कल की तरह फैलने लगी। उसने ऊपर देखा। वहां एक सिंहासन था और उस पर विराजमान था एक भावना राक्षस, जो एक ऐसा दबाव फैला रहा था जिससे वास्तविकता तक विकृत हो रही थी। यह सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह संप्रभुता थी। चोंगमो ने उसकी ओर देखा और थके स्वर में पूछा, ये क्या है? ईली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुमने कभी सोचा कि इस जहाज को लूजा से तुम्हारी इतनी भयंकर लड़ाई के बावजूद एक खरोंच तक क्यों नहीं आई? क्योंकि यह जहाज खुद एक भावना इकाई है। जो तुम अब देख रहे हो, यह इसका असली रूप है। इस भावना की दुनिया में तुम जितना देख सकते हो, वह पूरी तरह से तुम्हारी शक्ति पर निर्भर करता है। इस समय तुम इसे सिर्फ इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुम मेरी शक्ति का उपयोग कर रहे हो। यही है सी एम्परर की असली शक्ति। वह सिंहासन पर बैठा राक्षस कोई और नहीं, कप्तान का निजी भावना राक्षस था। उसी क्षण कप्तान आगे बढ़ा, घमंड और अधिकार की आभा के साथ। तू ही है वो तथाकथित वर्ल्ड टीयर लड़का जो मरने से इनकार कर रहा है। अब मैं यह कहानी खत्म करता हूँ। फिर जैसे उस भावना राक्षस से एकात्म हो गया हो, वह एक प्राचीन मंत्र गाने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरे ब्रह्मांड में गूंजती आवाज उठी, हर अपराध की होगी सजा, हर वस्तु झुकेगी, हर आत्मा मानेगी आदेश। जो कोई विरोध करेगा वह अपने रक्त से कीमत चुकाएगा। चोंगमू की आंखें चौड़ी हो गई। वह इस मंत्र के जरिए अपने कमांड पावर को बढ़ा रहा है। मंत्र समाप्त होते ही कप्तान गर्जा, मेरे आदेश से घुसपैठिए के चारों ओर की जगह को संघनित करो। एक विशाल स्वर्णिम ऊर्जा की गेंद तुरंत चोंगमू और उसके भावना राक्षस के चारों ओर बंद हो गई, जैसे कोई दिव्य कारागार उन्हें निगल गया हो। लेकिन कप्तान यही नहीं रुका।
वह फिर मंत्रोच्चारण करने लगा, स्वर्णिम तलवार से हो, न्याय मेरे आदेश से, इस क्षेत्र में सारी भावनात्मक ऊर्जा हो जड़, अब भावनाओं से नहीं चलेगा। कोई भी खेल, स्वर्ण ऊर्जा से बनी तलवारों की बारिश शुरू हो गई। हर एक ब्लेड सीधे चोंगमो और उसके तर्क शक्ति आधारित भावना राक्षस की ओर बढ़ती, जैसे कोई दैवीय वध का प्रयोजन हो। कप्तान की मुस्कुराहट में तिरस्कार छलक रहा था। वीआईपी लाउंज में बैठे विशिष्ट लोग सिर हिलाकर बोले, जल्दी खत्म हो गया। अभी अनुभव कम है इस वर्ल्ड टीयर में, उसका भावना राक्षस भी अजीब है, शायद कोई दुर्लभ अलाइनमेंट होगा, लेकिन शक्ति आधी हो जाने पर अब बचाव असंभव है। कुछ ही पलों की बात है, कप्तान इसे बंदी बना लेगा। लेकिन तभी हवा में एक चटकती हुई तेज आवाज गूंजी। स्वर्णिम कारागार में दरारें पड़ने लगीं। कमरा एकदम शांत हो गया। हर आंख आश्चर्य से चौड़ी हो गई। कप्तान, जो अब तक अड़िग खड़ा था, उसके चेहरे पर भी हैरानी की झलक दिखी। अगले ही पल चोंगमो का भावना राक्षस अपनी तलवार घुमाते हुए उस कारागार को ऐसे चीरता चला गया जैसे वह सिर्फ कागज हो। तर्क से उपजी ऊर्जा का तूफान फूटा, एक जलप्रपात की तरह, सी एम्परर नामक जहाज को अपने भीतर समेटते हुए। कप्तान वहीं जड़ हो गया, आंखें चौड़ी, कुछ बोल न सका। अब केवल चोंगमो का भावना राक्षस ही लहरों के ऊपर हवा में तैर रहा था, और उस भीषण विस्फोट की गूंज समुद्र में गूंज रही थी। जैसे ही ऊर्जा शांत हुई, कप्तान ने नीचे देखा। उसका आधा स्वर्णिम रचनात्मक क्षेत्र गायब हो चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। ये कौन सा राक्षस है? सील किए गए कमांड के बावजूद मुक्त हो गया। क्या ये मुझ पर आया है, या उस संस्था पर जो मेरे पीछे है? लेकिन यह विचार ज्यादा देर तक नहीं पाया। डर की जगह अब गुस्सा था। परवाह नहीं करता क्यों आया, जो कोई मेरी सत्ता को चुनौती देगा मरेगा। कप्तान गर्जा। सैनिक पल भर में उसका भावना राक्षस सैकड़ों सैनिकों में बंध गया, चींटियों की तरह दौड़ पड़े चोंगमो की ओर। चारों दिशाओं से उसे घेर लिया गया, लेकिन हर एक बार में चोंगमो का भावना राक्षस एक सैनिक को काट देता। हर बार एक अंत, हर स्लैश। कप्तान घबरा गया। रुको, रोको इसे। और तभी चोंगमो का शरीर हवा में जड़ हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बटलर की कमान से हुआ था। इससे पहले कि वह मुक्त हो पाता, दर्जनों भाले उसके शरीर में आर पार हो गए, लेकिन उन हमलों का असर सिर्फ खरोंच जितना था। एक तेज दहाड़ के साथ चोंगमो ने एक भीषण वार किया। सभी सैनिक टुकड़ों में बिखर गए, कांच की तरह टूटे हुए। इसी बीच उसका भावना राक्षस आगे बढ़ा और गोल्डन कोलोसस को मार गिराया। अब उसके हाथ में था रक्त से सनाकांसी ब्लेड, कप्तान की ओर बढ़ता हुआ। कप्तान घबरा गया। हड़बड़ाहट में उसने तुरंत कमान चलाया, रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विशाल ब्लेड सीधे उसके ऊपर आ गिरा। वह आकाश से धूल में आ गिरा, पूरी तरह अपमानित और पराजित। जमीन पर गिरते ही चोंगमो बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंच गया। मगर कप्तान कोई सामान्य योद्धा नहीं था। एक वर्ल्ड क्लास फाइटर होने के नाते वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर जमी बर्फ जैसी शांतियों की और क्रोध की झलक लिए। एक घातक निगाह के साथ उसने अपनी भावना राक्षस को फिर से बुलाया और सीधा चोंगमो की ओर झोंक दिया। लेकिन चोंगमो डरा नहीं। उसका तर्क शक्ति आधारित भावना राक्षस तुरंत सामने आया, सीधे टक्कर लेने के लिए। उसकी रणनीति अब स्पष्ट थी। भावना राक्षस को व्यस्त रखो और खुद कप्तान को खत्म करने पर ध्यान दो। 2.5 मिनट बीत चुके थे। दोनों भावना राक्षस भयंकर युद्ध में उलझ चुके थे, लेकिन चोंगमो अब साफ तौर पर पिछड़ने लगा था। उसी वक्त चोंगमो खुद भी थकने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। अनुभवी कप्तान तुरंत उसकी कमजोरी भांप गया और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। अब इसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। यह लड़ाई मेरी जीत है। यह समुद्र है। भागने की जगह कम है अगर मैं इसे जिंदा पकड़ लूं और इसके भावना राक्षस की सच्चाई जान लूं, तो पूरी संस्था के लिए ये एक बड़ा बोनस होगा। इसी क्षण चोंगमो के कान में येली की आवाज गूंजी, बुरी खबर है, मेरी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। क्या? चोंगमो चौंक गया। अब क्या करें, क्या करें? ले भागेंगे। प्रोटेस्ट करने से पहले ही उसका भावना राक्षस से जुड़ी चेन ने उसे खींच लिया और वह मुड़कर भाग पड़ा। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, समुद्र में कूद जाना। कप्तान अविश्वास से चिल्लाया, ये हो गया है क्या? उस दिशा में क्यों जा रहा है? जैसे ही चोंगमो समुद्र में गहराई तक उतरता गया, दुनिया का असली चेहरा सामने आने लगा। वो जो तेल से दूषित कहा जाता था, वो असल में कोई प्रदूषण नहीं था, बल्कि एक विशाल समुद्री राक्षस की परत थी। चोंगमो ने पीछे मुड़कर शहर की ओर देखा और उसका दिल कांप उठा। जो शहर एक समय घर जैसा लगता था, अब एक राक्षसी घोंसला बन चुका था। असलियत सामने थी। इंसान और राक्षस हमेशा साथ साथ रहे थे, बिना किसी को पता चले। अब चोंगमो को सच्चाई समझ आई थी। वह सोचता था कि सब बीमार हैं, लेकिन असल में बीमार तो पूरा संसार था। न केवल लोग, समुद्र, धरती, आकाश, शहर, हर चीज रोगग्रस्त थी।
कप्तान कुछ अजीब महसूस हुआ। ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों से खून निकल रहा है। रुको। अब समझ में आया, ये शक्ति इसकी खुद की नहीं, किसी और से उधार ली है। इसकी रैंक इतनी ऊंची नहीं है कि इस शक्ति को संभाल सके। अब ये मरेगा खुद अपनी शक्ति के नीचे दबकर। तभी येली ने चोंगमो को जकड़ लिया और फुसफुसाई, अपनी आंखें बंद कर लो। मेरी अथॉरिटी के जरिए जो तुम देख रहे हो वो सच्चाई है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान स्वरूप इसे सह नहीं सकता। अब मुझे तुम्हारा शरीर संभालने दो। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, उनके शरीर एक दूसरे में विलीन होने लगे और चोंगमो फिर एक बार एक विशाल भावना राक्षस में बदल गया। कप्तान वहीं थम गया। जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। अब चोंगमो के आदेश पर एक विशाल समुद्री राक्षस सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। काला समुद्र, ये इसे नियंत्रित कर रहा है? ये तो असंभव है। कप्तान हकला गया, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले ही धराम, ब्लैक सी से जन्मा वह राक्षसी स्वरूप सीधा उसके भावना राक्षस पर गिरा, जैसे आकाश ही फट पड़ा हो। पल भर में चोंगमो सुरक्षित किनारे की ओर बहकर आ गया। तभी येली ने कोमल स्वर में पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, चोंगमो ने सिर हिलाया। और तभी एक रहस्यमय घटना घटी। हवा में से एक चश्मा प्रकट हुआ और धीरे से उसके चेहरे पर बैठ गया। चोंगमो अबाक था। ये क्या है? ये अचानक कैसे आ गया? उसकी आंखों पर चश्मा खुद ब खुद प्रकट हुआ था। येली ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारा अवचेतन मन है। ये चश्मा तुम्हारी तर्क शक्ति का प्रतीक है। जब तुम्हारी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं तो तर्क दोबारा नियंत्रण पा लेता है, तभी ये चश्मा लौट आता है। चोंगमो ने गहरी सांस ली। डोंगहाई, डोंगहाई शहर, और वो चीज़ जो आसमान में है, आखिर हो क्या रहा है इस दुनिया में? येली ने उदास निगाहों से कहा, दुनिया बहुत पहले ही बदल चुकी है। तुम सिर्फ इतने निचले स्तर पर थे कि देख ही नहीं पाए। समाचार में कहा गया था कि डोंगहाई शहर तेल से दूषित है। असल में वो तेल नहीं था, वो भावनात्मक राक्षसों का फैलाया जहर था। सालों पहले एक भीषण युद्ध हुआ था। एक विश्व स्तरीय डिप्रेशन एंटी पागल हो गई थी। उसका शरीर काले गाढ़े तरल में बदल गया, जिसने न केवल जंगी जहाज़ों बल्कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर निगल लिया। वो चेहरा जो तुमने देखा, वो उसका असली रूप था। डोंगहाई शहर की बात करें, अब उसके बड़े बड़े इलाके भावनात्मक राक्षसों के नियंत्रण में हैं। ये कोई अजूबा नहीं है। जिस जहाज पर तुम थे, यहाँ तक कि तुम्हारा खुद का भावना राक्षस, सब एक जैसे ही हैं। और वो चीज़ आकाश में, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। चोंगमो ने येली की बात का अगला हिस्सा सुना ही नहीं। क्या क्या कह रही थी तुम? येली चुप हो गई, थोड़ी उलझन में नजर आई। तुम सुन ही नहीं पाए? तो इसका मतलब साफ है, जो भी वो चीज़ है, तुम्हारी आत्मा अभी इतनी विकसित नहीं कि उसे समझ सके। अगर जबरदस्ती समझने की कोशिश की, तुम्हारा मन ही टूट जाएगा। चोंगमो खुद से बुदबुदाया, तो यही है भावना रोग का सच। वो बीमारी जो हमने सोची थी, बस हिमखंड की नोक थी। येली की आवाज़ धीमी हो गई। मैंने तुम्हें बचाया, हाँ, लेकिन साथ ही तुम्हें दुनिया की सच्चाई भी दिखा दी, एक छोटी सी चींटी के लिए। अंधेरे में मर जाना शायद ज़्यादा दयालु होता, क्योंकि अब तुम्हारे लिए शांति जैसा कुछ बचा नहीं है। अब तुम्हारे साथ हर जगह युद्ध और तबाही चलेगी। येली कुछ पल रुकी, फिर धीमे से बोली, मैं ही थी जिसने तुम्हें इस तूफान में घसीटा। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? चोंगमो हल्के से मुस्कुराया, नहीं, उल्टा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा भी कोई मकसद होगा, पर मैं कभी इतना जिंदा महसूस नहीं किया जैसे मेरी दोबारा पैदाइश हुई हो। तो अब सच बताओ, तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? येली की आंखों में गहराई उतर आई। मैं सिर्फ एक भटकती आत्मा हूँ। सालों से इस शहर की गलियों में भटक रही थी। न कोई मुझे देख सकता था, न कोई मुझसे बात करता था। जैसे जैसे मेरी तर्क शक्ति धुंधली पड़ी, मेरी शक्ति और यादें भी मिटती चली गईं। अब तो मुझे अपना नाम तक मुश्किल से याद है। बस एक बुझती लौ रह गई थी, बिना ईंधन के, बिल्कुल खो जाने के कगार पर। तब तुम टकराए मुझसे सड़क पर और कहा था, माफ कीजिए, मुझे देर हो रही है। तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे देखा, जो मुझसे बोला, जो मुझे छू सका, जो मेरी तर्क शक्ति को संभाल सका। अगर मैं बुझती लौ थी तो तुम वो भट्टी थे जिसने मुझे फिर से जला दिया तुम्हारे साथ। मैं मौजूद रह सकी, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आई, तुम्हारी सहकर्मी का रूप लिया, तुम्हारी मां की मौत की जांच में साथ दिया, सीएम पर तुम्हारी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। अब मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी, दौलत, ताकत, रुतबा, जो भी तुम्हारा दिल चाहे। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मजबूत बनना होगा, इतना मजबूत कि उस आसमान की सच्चाई को देख सको, इतना मजबूत कि जो रहस्य ऊपर है उसे खोल सको, क्योंकि मेरी सबसे अहम हस्ती वहीं छिपी है। चलो फिर से शुरू करें। मेरा नाम है येली और आज मेरी भी दोबारा पैदाइश है चोंगमो। ये हम दोनों की पुनर्जन्म की शुरुआत है। दृश्य परिवर्तित होता है। एक चिकने कायाक पर दो सिलुएट्स खड़े हैं,
दूर समुद्र में बहते सी एम्पायर के अवशेषों की ओर देखते हुए महिला पूछती है, उस लड़के की पहचान पता चली? पुरुष सिर हिलाता है। हैरानी की बात है, बहुत आसानी से नाम, चोंगमो। उम्र 5 साल, डोंगहाई सिटी में थिंगी ग्रुप के आर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। उसकी माँ की मौत जब वो डेस्क का था, शायद लूजा नहीं करवाई थी। कंपनी की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च तक तो वह बस एक सामान्य इंसान था। महिला जो सॉन्ग परिवार की दूसरी बेटी है, अपनी आंखें सिकोड़ती है, नामुमकिन। अगर वो सी एम्पर से लड़ा तो वह वर्ल्ड क्लास है। कोई इतनी ताकत कुछ महीनों में नहीं हासिल करता। जरूर उसने किसी और से शक्ति उधार ली है। लड़ाई के वक्त उसकी आंखों से खून बह रहा था, संभवतः जब उसने आसमान की उस चीज को देखा। अगर ये ताकत वाकई उसकी होती तो ऐसा ना होता। दिलचस्प बात यह है कि उस ताकत से उसने ब्लैक सी को भी कंट्रोल किया। अब सवाल यह है, उसे ये ताकत दी किसने? कप्तान ने भी तो कहा था इस लड़के की पड़ताल करो। चलो रिपोर्ट को थोड़ी देर रोकते हैं। मैं खुद अभी वर्ल्ड क्लास नहीं हूँ और देर रात तक जागना मेरी त्वचा के लिए अच्छा नहीं। और उस लड़के का क्या? चिंता मत करो, सॉन्ग परिवार का जाल पूरे फेडरेशन में फैला है। वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा और जिसने उसे ताकत दी है वो भी नहीं बचेगा। वो शक्ति अब हमारे मास्टर की होगी। अगली सुबह येली शांत स्वर में पूछती है, अब क्या सोच रहे हो? चुंगमो की आंखों में ठंडक और क्रोध एक साथ उभरते हैं। लूजा मर चुका है, पर जिसने मेरी माँ को मरवाने का आदेश दिया था वो अब भी जिंदा है। मुझे उसे ढूंढना है। येली बिना लाग लपेट के कहती है, वो आदमी बहुत खतरनाक है, छाया में छिपा हुआ एक ऐसा पावर जिसके सामने तुम अभी कुछ भी नहीं। हमें फिलहाल एक शरण चाहिए। अगर मेरी बात सही निकली तो सी एम पर की ताकत के पीछे जो लोग हैं अब हमारा पीछा कर रहे होंगे। मैं अपनी लगभग सारी शक्ति जला चुकी हूँ। अगर कोई और वर्ल्ड क्लास आया तो हम खत्म। और ये सिर्फ दुश्मनी नहीं है जो तुमने बना ली है। जो भावनात्मक शक्ति तुम्हें दिखाई वो इतनी दुर्लभ है कि पूरी की पूरी फैक्शन उसे पाने के लिए पागल हो सकती है। उसी समय चोंगेमो अचानक चिल्लाया, जिससे यीली चौंक गई। क्या बात है? अरे नहीं, आज मुझे काम पर जाना था, मैं तो पूरी तरह भूल गया। उसने अपना माथा थपथपाया। मेरी पूरी प्रोजेक्ट टीम तो मर चुकी है। लगता है अब कोई प्रोजेक्ट बचा ही नहीं। फिर भी बिना काम किए तनख्वाह मिल रही थी, अच्छा था। लेकिन अब मैंने शिफ्ट मिस कर दी। अब तो मैं एडसेंट विद लीव हो गया हूँ। पक्का नौकरी से निकाल देंगे। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? ये उसके इस अचानक डर और घबराहट को देखकर चुप रह गई। अब जाकर चोंगमो को असलियत का एहसास हुआ। उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अब वापस लौटना मुमकिन नहीं था। चलो, यीली ने कहा, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। जो जगह मैंने बताई थी वो बस आगे है। कुछ ही देर में दोनों अपनी कथित शरणस्थली पर पहुंच गए। लेकिन जब चोंगमो अंदर गया और उसने लार टपकाते खोई हुई आंखों वाले लोगों को देखा जो यहाँ वहां भटक रहे थे, तो वो चौंक गया। यही है तुम्हारी सेफ हेवन? उसने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, एलिली ने शांत स्वर में जवाब दिया। वे पहुंच चुके थे डोंगहाई सिटी के सेकंड साइकेट्रिक अस्पताल में। इस जगह को कम मत समझो, उसने समझाया। ये भले ही दूर दराज में हो, लेकिन ये एक सरकारी संस्थान है, खासतौर पर इमोशनल डिसऑर्डर के इलाज के लिए। और याद रखो, डोंगहाई दाशिया सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और दाशिया सरकार यहाँ की सबसे ताकतवर शक्ति है। तुम जैसे लोग जो इमोशनल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें सरकार खुद भर्ती कर सकती है। इसके अलावा इस जगह में कुछ खास है। अफसोस तुम अभी उसे नहीं देख सकते। चोंगमो ने भौहें चढ़ाई। कुछ खास? याद है वो विशाल इमोशनल मॉन्स्टर्स जिन्हें तुमने मेरी शक्ति उधार लेने के बाद देखा था? उनमें से एक यहाँ तैनात है। ये इस जगह की रक्षा करता है। इसके बाद चोंगमो रिसेप्शन पर गया, फीस जमा की और उसका खून लिया गया। नर्स ने एक क्लिपबोर्ड थमाया और कहा, कृपया थोड़ा इंतजार करें, आपकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। चोंगमो अस्पताल की लॉबी में बैठकर इधर उधर देखने लगा। अब समझ में आ रहा है कि ये इमोशनल डिसऑर्डर का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल क्यों कहलाता है। यहाँ की नर्सों के सिर पर कोई इमोशनल सेक्स नहीं है। यहाँ तक कि ज़्यादातर मरीजों के पास भी नहीं है। ये तो बहुत ही दुर्लभ है। फिर उसकी नज़र बगल में बैठे आदमी पर पड़ी। सिर्फ इस आदमी के पास है, लेकिन इसका इमोशनल सैग बाकियों से अलग दिखता है। उसकी उलझन को महसूस करते हुए एलिली ने शांत स्वर में कहा, तुमने वाकई में परिवर्तन का अनुभव किया है। जितना ज़्यादा तुम खुद को समझोगे, उतने ही ज़्यादा इमोशनल फॉर्म्स तुम देख पाओगे। पहले तुम सिर्फ गुस्से वाले सेक्स देख सकते थे, अब तुम और भी भावनात्मक अवस्थाएं पहचान पा रहे हो। उसने बगल वाले आदमी की ओर इशारा किया। वो खुशी वायरस से संक्रमित है। इसमें संक्रमित व्यक्ति बिना किसी वजह के लगातार मुस्कुराता रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बस खुशी महसूस होती है। चोंगमो धीरे धीरे सिर हिलाते हुए सब कुछ जोड़ने लगा। अब जाकर चीजें थोड़ी स्पष्ट हो रही थी। तभी एक लड़के की आवाज पीछे से आई, हाय।
क्या तुम भी चेकअप के लिए आए हो? चोंग ने सिर हिलाया। हाँ। क्यों? लड़की ने हाथ हिलाया। ऐसे ही पूछा। तुम काफ़ी नॉर्मल लगते हो। चोंग हंस पड़ा। तुम भी तो काफ़ी नॉर्मल लग रही हो। लड़की ने आंखें घुमाई। बिल्कुल, मेरे माता पिता ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लाए हैं। आजकल इमोशनल बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि बूढ़े और मुझे चेकअप के लिए भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी थी कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी पूरी कलेक्शन फेंक देंगे। मैंने डोंग हाई सिटी के इस सेकेंड साइकेट्रिक अस्पताल को ऑनलाइन सर्च किया था। लोग इसे हॉस्पिटल नंबर 2 कहते हैं। यह विशेष रूप से गंभीर मानसिक रोगियों के लिए है। मैंने सुना है कि इसे एरिया और एरिया बी में बांटा गया है। एरिया ए में जो वे पहले से ही पूरी तरह अस्थिर हैं, लेकिन एरिया बी वो तो और भी डरावना है। वहाँ असली पागल लोग रहते हैं। कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। चोंग मो भ्रमित हो गया। एरिया ए और एरिया बी में फ़र्क क्या है? यीली ने समझाया। अगर मैं सही हूँ तो एरिया ए उन लोगों के लिए है जो संक्रमित हैं, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। एरिया बी उनके लिए है जो पहले ही इमोशनल एंटिटी में बदल चुके हैं। चोंगमो ने लड़की से पूछा, तो फिर तुम यहाँ आई क्यों? वो आत्मविश्वास से बोली, अगर सेकेंड हॉस्पिटल मुझे मना कर देता तो मेरे माता पिता चुप हो जाते। पहला हॉस्पिटल शायद मुझे ले ले, लेकिन दूसरा, वो तो खतरनाक लोगों से डील करते हैं। मेरे जैसे नॉर्मल को क्यों एडमिट करेंगे? कुछ ही देर में टेस्ट के रिजल्ट आ गए। एक नर्स ने नाम पढ़ते हुए पुकारा, जीन कुआन लीगुडन, तुम्हारा रिजल्ट तैयार है। तुम्हें डोंगहाई सिटी के फर्स्ट साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होने की सलाह दी जाती है। वोग बिन, तुम्हारी दवा तैयार है। समय पर लेना मत भूलना। लड़की चोंगमो से बात करती रही। देखा, जो लोग ठीक लगते हैं उन्हें भी ये हॉस्पिटल नहीं रखता। हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। शायद हमें घर भेज देंगे। तभी नर्स ने पुकारा, चोंगमो, जियांग जियाची, आइए और अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। नाम सुनकर चोंगमो और लड़की दोनों चौंक गए। जियांग जी चिल्लाई, क्या? हमें एडमिट क्यों किया जा रहा है? फ्रंट डेस्क की ओर जाते हुए युवा नर्स यांग मुस्कुराई और बोली, काफ़ी समय बाद किसी ने स्वेच्छा से सेकंड हॉस्पिटल में आकर एडमिशन लिया है। तुम दोनों समझदार हो। यहाँ आना बहुत अच्छा निर्णय था। ये जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, बहुत आरामदायक। सारे खाने प्रोफेशनल शेफ बनाते हैं। एक बार यहाँ रहोगे तो शायद वापस जाना ही मत चाहो। इसलिए चिंता मत करो, आराम से इलाज लो। जियांग जी अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये सेकेंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल है और मैं एडमिट हो रही हूँ। क्या मैं वाकई इतनी असामान्य हूँ? नर्स ने उसे सांत्वना दी। ईमानदारी से कहूँ, आजकल किसी मानसिक तनाव नहीं होता। शुरुआती इलाज से चीज़ें बिगड़ने से बच जाती हैं। चोंगमो ने धीरे से यीली से पूछा, क्या जियांग जियाची भी इमोशनल एंटिटी की होस्ट है? मैंने उसका इमोशनल क्रीचर नहीं देखा। क्या वो उसकी मानसिक दुनिया में छिपा है? यीली ने जवाब दिया, सही कहा। तुम्हारी अभी की शक्ति उन क्रीचर्स को देखने के लिए पर्याप्त नहीं है जो दिल की गहराई में रहते हैं। फिर चोंगमो ने पूछा, तो हॉस्पिटल को कैसे पता चला कि हम इमोशनल होस्ट हैं? सिर्फ एक ब्लड टेस्ट से, यीली ने समझाया। अगर मुझे याद है तो इमोशनल एंटिटी आपके खून को सामान्य उपकरणों से मापने लायक नहीं छोड़ती। तकनीकी रूप से तुम्हारा खून अनरीडेबल बन जाता है। ज़्यादा गहराई में कैसे होता है, मैंने खुद वो मशीनें नहीं देखी, इसलिए ठीक ठीक नहीं कह सकता। जैसे जैसे ग्रुप हॉस्पिटल के अंदर बढ़ता गया, ऊपरी मंजिलों पर गार्ड्स दिखाई देने लगे। पूरा माहौल अचानक गंभीर हो गया। अचानक जियांग जी रुक गई और घबराकर चिल्लाई, रुको, ये एरिया बी है ना? यही वो जगह है जहाँ सीरियल किलर्स को बंद किया जाता है। वो घबराकर एक नर्स का हाथ पकड़ लेती है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा। मुझे यहाँ क्यों रखा जा रहा है? नर्स हंस पड़ी और बोली, चिंता मत करो। ऑनलाइन हॉरर वीडियो तो सब कुछ बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अगर डरावना नहीं लगेगा तो वायरल कैसे होगा? बस इलाज के अनुसार चलो, सब ठीक हो जाएगा। जियांग जी फिर भी डरी हुई थी। सच में? नर्स मुस्कुराई और सिर हिलाया, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रुको, आप सबने गन क्यों पकड़ रखी हैं? तभी ऊपर की मंजिल पर तैनात गार्ड्स ने चुपचाप अपने स्नाइपर राइफल्स लोड कर लिए। उनकी बंदूकें अब चोंगमो और जियांग जी की ओर निशाना साध चुकी थीं। चोंगमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उन्होंने भी वही देखा? क्या वो जियांग जुराची का इमोशनल पैरासाइट था? चोंगमो खुद को रोक नहीं पाया और एली से पूछ बैठा, सरकारी सिस्टम जिन मरीजों को स्वीकार नहीं करता उनके साथ क्या होता है? एली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उन्हें आमतौर पर बंद कर दिया जाता है। अगर वे खतरनाक लगे तो उन्हें मौके पर ही खत्म कर दिया जाता है। तो जो भी करो, अचानक कोई हरकत मत करना। जैसे ही सबको लगा कि जियांग जी अब नियंत्रण खो देगी, चोंगमो ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जी थोड़ा शांत हो जाओ। अगर तुम इतनी तनाव में रहोगी
तो लोग सच में तुम्हें खतरा समझकर गोली चला सकते हैं। उसके शब्दों ने असर किया। जियांग जी धीरे धीरे शांत होने लगी। साथ ही उसके चारों ओर मंडरा रहे इमोशनल पैरासाइट्स भी धीरे धीरे गायब हो गए। उसने चोंगमो की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाई, शायद तुम सही हो। फिर वह नर्स की तरफ मुड़ी और कहा, माफ़ करना, मैंने थोड़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दी। नर्स ने राहत की सांस ली। पैरासाइट वापस माइंडस्केप में लौट चुका था। वो नियंत्रण होने वाली थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लिया। येली ने चोंगमो की तरफ थोड़ी हैरानी से देखा। वो तो एक अजनबी थी, फिर भी तुमने उसे अपनी रैशनल सोच से स्थिर कर दिया। चोंगमो ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बस थोड़ा संवेदनशील दिखना चाहता था। अगर मैं वहाँ खड़ा रहता जब उसे गोली लगने वाली थी, तो क्या मैं पत्थर दिल न लगता? लेकिन सरकार को तो वैसे ही भावना रहित लोग चाहिए होते हैं। लेकिन उसी पल जब सबने अपनी सतर्कता कम कर दी, नर्स ने अचानक रेडियो में कहा, फायर, हाँ एक गोली चली। जियांग जी तुरंत जमीन पर गिर गई। चोंगमो की आंखें पहरे कर कोई भी भावनहीन था, जैसे इस घटना का उससे कोई वास्ताहीन हो। येली ने पास आकर धीमे से कहा, कुछ थोड़ी एक्शन दो, तुम बिल्कुल मुर्दा जैसे लग रहे हो। चोंगमो ने हल्की भौहें सिकोड़ ली। एक और चला गया, अब तो ये सब सामान्य साल गने लगा है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जमीन पर खून नहीं था, जियांग जी मरी नहीं थी, वो बस एक ट्रैंक्विलाइजर शॉट था। उसने राहत की सांस ली। ट्रैंक्विलाइजर? येली मुस्कुरा दी। अच्छी एक्टिंग थी, बस थोड़ी धीमी थी। सॉरी, चोंगमो ने सपाट आवाज में जवाब दिया, अगली बार बेहतर करूंगा। दूसरी तरफ नर्स ने दो स्टाफ से कहा, इसे ले जाओ। पहचान अज्ञात, इमोशनल स्थिति अस्थिर, उसे हाई रिस्क कंटेनमेंट मानकर ट्रीट करना। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। चोंगमो का माथा सिकुड़ा। हाई रिस्क? इसका मतलब उसके लिए क्या होगा? नर्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका मतलब है कि हमें उस पर थोड़ा करीब से नजर रखनी होगी। वैसे तुम डर नहीं रहे थे उस वक्त? काफी शांत लग रहे थे। क्या तुम्हारा एक छोटा असेसमेंट करें? बस कुछ सवाल। चोंगमो ने भौहें उठाई। ठीक है, शुरू करो। नर्स ने पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से चेकअप के लिए आए हो? ये तो बहुत रेयर है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें मानसिक चिकित्सालय आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? चोंगमो ने गंभीरता से जवाब दिया, शुरू में मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखने लगीं जो कोई और नहीं देख पा रहा था। लोगों के सिर पर बोरी जैसी चीजें और कुछ राक्षस जैसे जीव। फिर मुझे किसी अनदेखी शक्ति का एहसास हुआ, कुछ ऐसा जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते। उसने अपना हाथ उठाया और हथेली की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है ये शायद कोई भ्रम है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जांच करवा लूं। ये चीज़, मेरा तुम इसे देख सकती हो। नर्स वहीं रुक गई। उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। वो चोंगमो की हथेली को घूरने लगी। ये तो उम्मीद से परे है, मुझे तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। वो चुपचाप पीछे हटी, फिर रेडियो में बोली, फायर खोलो। धाया एक गोली की आवाज़ गूंजी। चोंगमो जमीन पर गिर पड़ा। नर्स ने लंबी सांस ली। आज क्या चल रहा है? एक ही दिन में दो इमोशनल एंटिटी डर के मारे जान ही निकल गई। शानदार निशाना, एकदम सही जगह पर लगा। पास ही किसी ने हंसते हुए कहा, अच्छा काम किया सबने, लेकिन आखिरी वाले को क्यों मारा? वो तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वही सबसे खतरनाक होते हैं। मैंने हॉस्पिटल की सर्विलांस फुटेज देखी थी। उसने अपनी असलियत छिपा ली थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सब बता रही थी। किस तरह की बॉडी लैंग्वेज? वो किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा था। ये क्लासिक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का संकेत है। जो पर्सनैलिटी वो अभी दिखा रहा है वो तो नरम है, लेकिन उसके अंदर एक और व्यक्तित्व हो सकता है, बेहद खतरनाक। और उसकी इमोशनल पावर्स, अब तक जो भी देखा है उनसे बिल्कुल अलग। और सबसे अजीब बात यह, जब उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, कोई इमोशनल एंटिटी प्रकट नहीं हुई। इसका मतलब है वो पहले ही उसे कंट्रोल करना सीख चुका है। एक डिसोसिएटिव पेशेंट जो एक अज्ञात इमोशनल फोर्स पर पूरा नियंत्रण रखता है, उस लड़की से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमें उसे तुरंत गिराना ही था। नर्स ने लंबी सांस ली। ठीक है, किसी को बुलाओ, उसे ले जाओ। लेकिन इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाती, चोंगमो अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। नर्स की आंखें फैल गईं। क्या तुम अभी भी होश में हो? इंटरकॉम चीख उठा। टारगेट फिर से एक्टिव है। लेवल 1 अलर्ट, लेवल 1 अलर्ट। एक पल में हथियारों से लैस 13 गार्ड वहां जमा हो गए। पूरे इलाके को घेर लिया गया। येली ने सिर हिलाया। मैं तो बस कहने ही वाली थी, इतनी जल्दी मत उठो। चोंगमो की नजरें तेज हो गई। उसने एक ठोस निर्णय लिया और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। गोली मत चलाओ, मैं सरेंडर करता हूँ। उसकी ये ठंडी, शांत और साफ आवाज सुनकर गार्ड्स भी थोड़े हिचकिचा गए। नर्स ने राहत की सांस ली। फिलहाल तो मामला शांत हुआ। जल्द ही चोंगमो के हाथों में एक विशेष चेन बांध दी गई। नर्स ने हंसते हुए बताया, हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ खास शक्तियां जाग गई हैं, लेकिन ये चेन सभी इमोशनल शक्तियों को दबा देती है। अब तुम भी एक आम इंसान जैसे ही हो माना। ये थोड़ा नाइंसाफी है तुम्हारे लिए। चोंगमो ने चेन की तरफ देखा। चेहरे पर सोच की लकीरें उभरी।
तो यही है वो चेन जो सभी इमोशनल पावर्स को दबा देती है। लेकिन तभी एक अजीब बात महसूस हुई, उसे उस चेन से एक अजीब ऊर्जा महसूस होने लगी। वो ऊर्जा उसके शरीर में भरने लगी। येली ने गौर किया। रुको, क्या तुम चेन की एनर्जी को सोख रहे हो? ये धातु कभी रेशनैलिटी की इमोशन से संक्रमित हुई थी। उसने बताया, इसलिए ये बाकी इमोशन पावर्ड शक्तियों को दबा सकती है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए जो इमोशनलिटी से जुड़ा है, ये कोई बेरिया नहीं, ये तो फुल कोर्स एनर्जी बूस्ट है। उसी वक्त डोंगहाई सिटी ब्यूरो ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट में डायरेक्टर चू वेइमिंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मिस सॉन्ग, जिस व्यक्ति के बारे में आपने पूछा था, वो अब सेकंड मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। अब जब वो सेकंड हॉस्पिटल में है तो वो आपकी जिम्मेदारी में आता है। चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर उसे बाहर निकालूंगा। फ़ोन की दूसरी तरफ इंगला की आवाज़ में एक शातिर मुस्कान उभरी। अच्छा किया चोंगमो, चेहरा भी बुरा नहीं है। उस शक्ति को निकालने से पहले हमारे पास बहुत समय होगा। देखते हैं तुम्हारा नाजुक चेहरा कैसे दर्द और निराशा में तड़पता है। मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रही।